Hello students, Namaste. This is Sudeep sir this side, your physics teacher, teaching you electric potential and capacitance. Students हम कैपेसिटेंस के टॉपिक के एंड की तरफ जा रहे हैं, चैप्टर के एंड की तरफ जा रहे हैं। अब तक जो मुझे लग रहा है कि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं क्रिटिकली सोच लूँगा। आपको मालूम है कि जब भी मैं अनाउंस करता हूँ कि ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कोई ना कोई टॉपिक मुझे याद आ जाता है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक भी करा देना चाहिए, वो भी करा देना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी ये लगता है कि दिस सीम्स टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। चलिए देखते हैं टॉपिक कौन सा है। बैटरी कनेक्टेड एंड बैटरी डिस्कनेक्टेड, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है स्टूडेंट्स। टॉपिक के मेरे नाम थोड़े आपको वियर्ड लगेंगे, बैटरी कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड। फिर इसी तरह से मैं आपको याद भी करवाऊंगा कि ये टॉपिक हमने इस नाम से किया था। अब बैटरी कनेक्टेड वाला पार्ट पहले करते हैं। बैटरी कनेक्टेड का मतलब ये है कि एक कैपेसिटर है जिसके पैरामीटर्स आपके सामने, उसका कैपेसिटेंस C है। इस कैपेसिटर को इस बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। इस बैटरी जिसका वोल्टेज V है, उसने इस कैपेसिटर को चार्ज करने की शुरुआत की। चार्ज होने की वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ता गया, और जब इसका पोटेंशियल इसके साथ आ गया तब चार्जिंग का प्रोसेस स्टॉप हो गया। जब चार्जिंग खत्म हो गया तब इसके ऊपर का चार्ज था Q और इसका पोटेंशियल इसके साथ मतलब V हो गया। तो बैटरी अभी तक इसके साथ कनेक्टेड है। एंड रिमेंबर द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हम कभी भी नहीं भूल सकते, Q इज इक्वल्स टू CV। अब जब भी कोई कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड रहता है, अब इस कैपेसिटर के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, और छेड़छाड़ में क्या करेंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सिंस इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द बैटरी, बिकॉज ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो बैटरी के साथ कनेक्टेड होने की वजह से इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो वोल्टेज है, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज सही में अब अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू में कोई भी चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस चार्ज के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे, बिकॉज इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द बैटरी। इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो वेन एवर अ कैपेसिटर रिमेन्स कनेक्टेड टू अ बैटरी, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसके बाद अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ किया जाए, मतलब कि अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए, तो V तो आपका चेंज नहीं हो सकता, वो तो कांस्टेंट है। तो वो कहां पे रिफ्लेक्ट होगा? वो रिफ्लेक्ट होगा Q के ऊपर। तो कैपेसिटेंस को बढ़ाने से आपका जो चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर वो बढ़ जाएगा। अगर कैपेसिटर को डिक्रीज किया जाए, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिक्रीज किया जाए, तो यहाँ पे चार्ज डिक्रीज होगा, और चार्ज डिक्रीज होगा उसका मतलब वो बैकफ्लो होगा। बैकफ्लो करेगा और वापस बैटरी में जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कैसे होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन बैटरी से कनेक्टेड होने की वजह से आपका V कांस्टेंट रहेगा। इस टॉपिक में आपको याद, बहुत से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे इसके ऊपर से। आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड हो तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। अब क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि सर कैपेसिटर की वैल्यू कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगी? भाई मान लीजिए यहां पे अगर आपने स्लैब इंसर्ट कर दिया, तो हम सबको मालूम है कि भाई अगर किसी भी कैपेसिटर को पूरा स्लैब से भर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू K टाइम्स हो जाएगी। तो जैसे इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू K टाइम्स हो जाएगी, इसका चार्ज भी K टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये एडिशनल चार्ज यहां से ड्रॉ करेगा, क्योंकि V तो चेंज नहीं हो सकता आपका। फाइन। और भी चीजें जिससे कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, जैसे कि कंसीडरिंग इट टू बी अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस की फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो अब चालू प्रोसेस मतलब उस तरह से चालू नहीं, पर अगर प्रोसेस कंटिन्यूअस है तो आप इसके एरिया ऑफ द प्लेट्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस हम एरिया को कैसे बदलेंगे? कोई कटिंग तो नहीं कर सकते यहाँ पे। तो एरिया इज नॉट समथिंग दैट वी कैन चेंज, बट वी कैन डेफिनेटली चेंज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। अगर मान लीजिए दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है
उसको आपने इंक्रीज कर दिया, मान लीजिए डी को आपने इंक्रीज कर दिया तो सी आपका डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही सी डिक्रीज होगा क्यू डिक्रीज होगा, और क्यू डिक्रीज होना मतलब कि चार्ज का बैक फ्लो करना। इसी तरह से आपने सेपरेशन को डिक्रीज कर दिया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, वो इंक्रीज होने की वजह से आपका चार्ज ऑन द कैपेसिटर बढ़ जाएगा। तो बैटरी कनेक्टेड, और ऐसा ही नहीं कि इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर टाइप है। लेकिन फिर आपको ये भी पूछा जाएगा कि फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है, एनर्जी किस तरह से चेंज होती है। तो क्वेश्चन तो कई सारे बनते हैं, इसमें से अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। बट बॉटम लाइन ये है कि जब भी कोई कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है, तो उसके पोटेंशियल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर आप उसकी कैपेसिटेंस में चेंजेस लाते हो तो वो चार्ज के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, फील्ड के ऊपर हो सकता है, एनर्जी के ऊपर हो सकता है, सिग्मा के ऊपर हो सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो दिस इज वन टॉपिक। इसी तरह से मान लीजिए बैटरी डिस्कनेक्टेड, इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। अब बैटरी डिस्कनेक्टेड का मतलब है हमने कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस सी है, उसको हमने बैटरी ऑफ वोल्टेज वी के साथ उसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने की वजह से इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज किया। इसके ऊपर का चार्ज क्यू, इसका जो वोल्टेज है वो है वी। अब हमने क्या किया कि इस कैपेसिटर को इस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, हमने इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब कैपेसिटर क्या है, एक कैपेसिटर के लिए एक बैटरी चार्ज एक्सचेंज करने का जरिया है। एक कैपेसिटर के लिए एक बैटरी जो है वो चार्ज एक्सचेंज करने का एक माध्यम है। आपने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि जब कैपेसिटर को ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत थी उसने बैटरी में से ले लिया, जब उसके पास ज़्यादा चार्ज हो गया था तो उसने वापस बैटरी को दे दिया। तो a battery is something with which a capacitor exchange the charges with, उसके साथ वो चार्ज एक्सचेंज करता है। कौन? कैपेसिटर। किसके साथ? बैटरी के साथ। अब उसी बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब कि आपका जो चार्ज होगा यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, आपका जो चार्ज होगा यहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाएगा, आपका चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू CV। और बिकॉज आपका जो कैपेसिटर है वो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया है, और जैसे हमने यहाँ पे बात की कि आपका जो चार्ज है Q वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप कहीं पे भी C को इंक्रीज करोगे तो Q तो आपका कांस्टेंट है और आपने C को इंक्रीज कर दिया, तो इसकी वजह से आपका जो V होगा वो डिक्रीज होगा। आपने C को बढ़ाया, आपका V डिक्रीज हो जाएगा। C को कैसे चेंज करते हैं वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। दूसरी तरफ अगर आप C की वैल्यू को डिक्रीज करोगे किसी भी तरह से तो आपकी जो V की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो आपको ये याद रखना इस टॉपिक में कि अगर कोई कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो बैटरी के साथ कनेक्टेड होने की वजह से उसका V कांस्टेंट है, और अगर उसको डिस्कनेक्ट किया जाए बैटरी से तो उसका Q कांस्टेंट है। फिर से एक बार आपसे बोलता हूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वो लोग आपको मोनोटोनस क्वेश्चंस ही पूछेंगे, यहाँ से 10 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें वो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि चार्ज क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि चार्ज कांस्टेंट होगा। आपको सिग्मा वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको एनर्जी वाले क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछ सकते हैं। तो 4-5 प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, 4-5 प्रकार के क्वेश्चंस इसका जो प्रीवियस बैटरी कनेक्टेड था वहाँ से पूछ सकते हैं। 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। सबका बेस यही है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्या कांस्टेंट, बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो क्या कांस्टेंट। फाइन। तो ये एक टॉपिक था जो मुझे आपसे डिस्कस करना था।
इसी तरह से एक फिर से एक टॉपिक है जो कि ये अभी मैं वैल्यू एडेड काम कर रहा हूं, उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा ऑड नाम आपको लगेगा, नाम है इसका ड्रॉप्स। चलिए आपको मालूम पड़ जाएगा क्या है। लेट देयर बी एन ड्रॉप्स। ओके, लेट देयर बी एन ड्रॉप्स, आइसोलेटेड स्फीयर्स। ड्रॉप्स को आइसोलेटेड स्फीयर्स की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो लेट देयर बी एन ड्रॉप्स, ईच ऑफ रेडियस आर, ईच हैविंग चार्ज क्यू, having a capacitance of C, electric field intensity on the surface capital E, potential on the surface V, surface charge density on the surface sigma and energy U। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये ज़्यादा ही होता है, बहुत ही ईजी है ये। लेट देयर बी एन ड्रॉप्स, ओके, ईच हैविंग रेडियस ऑफ आर, चार्ज क्यू, कैपेसिटेंस C, electric field intensity on the surface E, potential on the surface V, surface charge density on the surface sigma and energy U। अब ये ड्रॉप्स कोलेज हुए, मतलब कि मर्ज हुए एक दूसरे के साथ, और इन्होंने एक बड़ा ड्रॉप बनाया। ऐसे क्वेश्चंस हमने सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में डिस्कस किए थे, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे एन ड्रॉप्स ने अगर मर्ज करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया, सिंगल ड्रॉप बनाया, तो उसके लिए ये जो सातों वैल्यूज होंगी, 6 वैल्यूज जो होगी, जो भी है 7 वैल्यूज जो होगी, उसकी उसकी नई वैल्यूज क्या होगी वो हमको फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स, नई चीजें फाइंड करने के लिए हमको पहले पुराने रेडियस, मतलब सिंगल चार्ज का रेडियस और बिगर चार्ज का जो रेडियस होता है, उसके बीच में हमको रिलेशनशिप को फाइंड करना है। तो वो आपका हो जाएगा, अब सारे नए पैरामीटर्स है वो हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बड़े स्फीयर का रेडियस होगा आपका 4/3 पाई आर डैश क्यूब इज इक्वल्स टू n टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी टॉपिक है। अब सबको मालूम होना चाहिए कि एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम होता है और ऐसे n ड्रॉप्स है, जब वो मर्ज करेंगे तो जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका वॉल्यूम n टाइम्स छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम होगा। तो इनको इक्वेट करने के बाद, इसको इक्वेट करने के बाद आपका ये 4/3 पाई यहाँ पे कैंसिल होगा, और दोनों साइड पे मैं क्यूब रूट लेता हूँ, तो आपको आपका पहला रिजल्ट मिला r डैश इज इक्वल्स टू n रेज टू 1/3 r। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बॉक्स में पुटअप कर दिया। नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपको दिए जाएंगे, उसका क्यूब रूट निकालिए, उसको पुराने रेडियस से मल्टीप्लाई करिए, आपको नया रेडियस मिल जाएगा। तो ये आपका पहला रिजल्ट डिराइव हुआ। अब दूसरे रिजल्ट को डिराइव करते, छोटी सी जगह है लेकिन छोटी सी चीज है। अब नया चार्ज क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज कहीं पे भागा नहीं जा रहा, चार्ज वहीं पे रहेगा। अगर एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज क्यू है और ऐसे एन ड्रॉप्स अगर मर्ज कर रहे हैं और बड़े ड्रॉप के ऊपर का चार्ज क्यू डैश है, तो वो हो जाएगा एन क्यू। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे ये लिखा है, ये बहुत ही सिंपल है, इसको नहीं समझाना है, एल्जेब्रिक एडिशन ही आपका हो जाएगा। तो Q डैश इज एन क्यू, एन मतलब आपके नंबर ऑफ ड्रॉप्स, Q इज चार्ज ऑन वन स्मॉल ड्रॉप, बड़े ड्रॉप का चार्ज Q डैश। तो ये आपका दूसरी चीज हो गई। चलिए एक एक टिक करके जा रहे हैं। अब हमको तीसरी चीज फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स, हमारे पास आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस की एक फॉर्मूला हमने डिराइव की थी, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेडियस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्ट रेशियो है। रेशियो में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ C डैश बाई C इज इक्वल्स टू R डैश बाई R, और R डैश बाई R ऑलरेडी हमको मालूम है कि n रेज टू 1/3 है आपका। तो आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा C डैश इज इक्वल्स टू n रेज टू 1/3 इंटू C, n रेज टू 1/3 इंटू C। फाइन।
तो ये आपका तीसरा रिजल्ट यहाँ पे डिराइव हो चुका है। किसके बेसिस पे हुआ है वो यहाँ पे लिखा है, रेशियो लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तीसरा रिजल्ट डिराइव हो गया। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पे फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमको कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है। किसी भी स्फीयर के ऊपर, सरफेस के ऊपर अगर हम फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं तो वो उसकी जो फॉर्मूला है वो है KQ/R²। अब E'/E, अब K तो रेशियो में कैंसिल हो जाएगा, K इज 1/4πε0, वो तो दोनों केस में सेम ही रहेगा। आपका जो चार्ज है वो हो जाएगा Q'/Q, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होने की वजह से R² आपका यहाँ पे आएगा, R'² आपका यहाँ पे आएगा। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। E'/E आपका यहाँ पे आ गया, Q'/Q, Q'/Q के बदले आप लिख पाओगे यहाँ पे N, और R/R', या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं कई बार बच्चों को सिंप्लीफाई करने के लिए ये बोलता हूँ कि आप इसको यहाँ पे जाने दो, मतलब वो डिनोमिनेटर में R'/R² हो जाएगा। तो उसको ऐसे ही रखते हैं कि ये आपका डिनोमिनेटर में R'/R² होने की वजह से R'/R यहाँ पे है n⁻⁴, पर यहाँ पे हमको R'/R² करना है। रिमेंबर मैं डिनोमिनेटर में बात कर रहा हूँ, मन में ऐसा मत बोलना कि सर यहाँ पे तो R/R' है और आप R'/R² बोल रहे हो। मैं जो बात कर रहा हूँ वो डिनोमिनेटर में बात कर रहा हूँ। तो R'/R आपका हो जाएगा n⁻⁴। जब उसका स्क्वायर किया जाए तो वो हो जाएगा n⁻²/3, नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर n, नीचे n⁻²/3। बेसिक मैथ्स सबको आना चाहिए। ये आपका हो जाएगा n⁻⁴। फिर से ये E आपका यहाँ पे चला जाएगा, आपको आपका रिजल्ट मिलेगा E' इज इक्वल्स टू n⁻⁴E। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स की एक पैटर्न बन रहा है, n⁻⁴, n⁻⁴, n⁻⁴। ये तो एक अलग ही केस था। चलिए पोटेंशियल का रिजल्ट डिराइव करते हैं, और पोटेंशियल से पहले काम करते हैं, इस सिग्मा का रिजल्ट हम डिराइव कर लेते हैं। सिग्मा क्या होता है वो देखते हैं। चलिए अब अगर सिग्मा की बात की जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला, हमने सरफेस के ऊपर जो फील्ड था उसकी ये फॉर्मूला थी, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका जो 4πr² है वो स्फीयर का सरफेस एरिया हो गया। Q इज द चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एक रिजल्ट था स्टूडेंट्स जो हमने इसी चैप्टर में इस रिजल्ट को यूज किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस कैन ऑल्सो बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला σ/ε0। तो ये अगर आपको याद है तो यहाँ पे बात खत्म हो गई कि कि सिग्मा डैश बाय सिग्मा इज इक्वल्स टू E'/E, क्योंकि आप देख सकते हो कि E और सिग्मा एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से इस तरह का डायरेक्ट रेशियो में यहाँ पे लिख सकता हूँ σ'/σ इज इक्वल्स टू E'/E। और E'/E हम पहले ही यहाँ पे डिराइव कर चुके हैं। E'/E इज n⁻⁴। तो ये n⁻⁴ होने की वजह से इसको यहाँ पे लिख दिया, सिग्मा यहाँ चला गया और आपको मिलेगा σ' इज n⁻⁴ इंटू सिग्मा। तो ये आपका सारे n⁻⁴ हो गए। देखिए एक ये एक्सेप्शनल केस था जो कि n टाइम्स था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे, और इसके बाद रेडियस, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सिग्मा, इन चारों के रिजल्ट्स n⁻⁴ आ गए आपके। इजी टू रिमेंबर फॉर यू। अब थोड़ा वेरिएशन अगर आपको चाहिए तो आपको वेरिएशन देता हूं। पोटेंशियल के बारे में डिराइव करते हैं। पोटेंशियल की फॉर्मूला हमारी KQ/R। तो
पोटेंशियल की बात करें तो V डैश बाई V इज इक्वल्स टू Q डैश बाई Q इंटू R बाई R डैश। अब आप देख सकते हो कि जो Q डैश बाई Q है वो तो अभी हमने बात की कि वो आपका हो जाएगा N, बिकॉज आपका जो Q डैश है वो N टाइम्स Q है, तो Q डैश बाई Q इज इक्वल टू N। और जो आपका R डैश बाई R है वो हो जाएगा N रेज टू 1/3। अब अगर आपको क्वेश्चन है कि सर R बाई R डैश क्या R डैश बाई R, तो फिर से आपको याद करा दूं कि ये नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका जो R डैश बाई R होगा वो हो जाएगा N रेज टू 1/3 वो, और N अपॉन N रेज टू 1/3 होने की वजह से ये आपका हो जाएगा N रेज टू 2/3। तो अब आपको N रेज टू 1/3 से थोड़ा वेरिएशन मिला। आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा V डैश इज इक्वल्स टू N रेज टू 2/3 इंटू V। यू टू रिमेंबर इट, इसलिए बॉक्स में पुटअप किया। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चंस सबसे ज्यादा होते हैं। तो चार्ज N टाइम्स, रेडियस, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी N रेज टू 1/3 टाइम्स। वोल्टेज या तो पोटेंशियल N रेज टू 2/3 टाइम्स। N इज नंबर ऑफ ड्रॉप्स, वो आपको दिए गए होंगे। और जो अब आखिरी चीज है जिसको हमको डिराइव करना है वो है एनर्जी। अब एनर्जी की हमारे पास तीन फॉर्मूला है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाई C एंड हाफ QV। तो किसी भी एक से डिराइव कर सकते हैं, तो चलिए हाफ CV स्क्वायर को यूज करते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे यस, तो हाफ CV स्क्वायर लिख दिया। अब U डैश बाई U इज इक्वल्स टू C डैश बाई C इंटू V डैश स्क्वायर बाई V स्क्वायर। पॉज इसलिए किया कि V डैश बाई V होल स्क्वायर लिखना हो तो भी लिख सकते हो डेफिनेटली। अब आपका जो C डैश बाई C है वो हो जाएगा N रेज टू 1/3। आपको वेरीफाई करना हो तो यहां पे कर सकते हैं 1/3। और आपका जो V डैश बाई V है वो तो उसी पेज के ऊपर है, और V डैश बाई V हो जाएगा आपका N रेज टू 2/3, पर उसका स्क्वायर यहां पे हमको यूज करना है तो वो हो जाएगा N रेज टू 4/3। पावर ऐड होता है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा N रेज टू 5/3। और इस U को जब हम सामने की ओर जाने देंगे तो आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा U डैश इज इक्वल्स टू N रेज टू 5/3 इंटू U। ये आपका रिजल्ट डिराइव हो गया स्टूडेंट्स। 7 चीजें हमने यहां पे डिस्कस की। Whenever N drops, each of radius R, charge Q, capacitance C, field intensity E, sigma sigma, voltage V, energy U, merge together to form a bigger drop। तो चार्ज आपका हो जाएगा N टाइम्स, रेडियस, कैपेसिटेंस, फील्ड इंटेंसिटी और सिग्मा आपके हो जाएंगे N रेज टू 1/3 टाइम्स। आपका पोटेंशियल हो जाएगा N रेज टू 2/3 टाइम्स, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपकी एनर्जी हो जाएगी N रेज टू 5/3 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स, एक टॉपिक है जो मैं डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं उसको करना नहीं करना, क्योंकि एज अ टीचर भी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स होती है, मूड डिपेंडेंसी होती है, लेकिन वो मैं बाद में डिसाइड कर लूँगा। यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। पूरा एडवांटेज लीजिए इस टीचिंग का और मैक्सिमम परफॉर्म करिए आपकी तरफ से। थैंक यू फॉर लर्निंग फिजिक्स फ्रॉम मी। एनकरेज योर फ्रेंड्स एज वेल। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। मैं तो मन में ऐसा ही रखता हूँ कि मैं फिजिक्स का बेस्ट टीचर हूँ। आई रेट माई सेल्फ वेरी हाई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।